Hello viewers, welcome to Knock TV. Robert Lee Frost was an American poet. The poem that we are going to analyze is After Apple Picking. After होता है बाद में, apple होता है सेब, this is a fruit. Picking होता है plucking, तोड़ना, यानी कि वो जो किसान है, जो एक फार्मर है, जो एक पीसेंट है, वो अपने खेत का, अपने बाग के अंदर से वो जो एप्पल है वो तोड़ता है और तोड़ने के बाद वो थक हार कर बैठ जाता है और उसके बाद वो उसको नींद आ जाती है, थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। उसके बाद वो दिन को जो काम किया होता है रात को सोने से पहले, जब उसको नींद का गलबा होता है, तो वो पूरा जो मंज़र है दिन का अपने सामने लाता है कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, अब मैं थक हार के सोने जा रहा हूँ। तो इसी के ऊपर ये पोएम बेस करती है। तो ये डुअल मीनिंग पोएम है और इसमें कुछ सिंबलिज़म भी यूज़ हुए हैं, इसमें कुछ मेटाफर भी यूज़ हुए हैं और इसमें जो डुअलिटी है वो इसमें नुमायाँ है कि किस तरह एक मीनिंग से वो दूसरा मीनिंग लेता है वो। तो लेट अस मूव टुवर्ड द पोएम दैट इज़ आफ्टर एप्पल पिकिंग, सेब तोड़ने के बाद। फर्स्ट लाइन, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री। देखें जो सीढ़ी होती है ना, लैडर जो बांस की बनी होती है, उसके दो ही बांस बड़े होते हैं, बीच में उसके डंडे होते हैं जिसको हम रिंग कहते हैं, रिंग RING रिंग, रिंग कहते हैं एक स्टेप को, एक डंडे को। दो उसके बांस होते हैं, उसके 2 पॉइंट नीचे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर होते हैं और 2 पॉइंट ऊपर होते हैं। ये बात याद रखें चूँकि यहाँ ये आनी है। और ये कह रहा है कि जो नीचे वाले पॉइंट हैं और ऊपर वाले पॉइंट जो वो आसमान की तरफ हैं और हेवन की तरफ हैं। और ये भी आपको दूसरी बात आप याद रखें, जो फार्मर होते हैं या जो प्रोफेशनल पिकर होते हैं, जो प्रोफेशनल काटने वाले होते हैं, वो फल को हाथ से नहीं तोड़ते, वो कटर के साथ काटते हैं और वो ट्री के ऊपर भी नहीं चढ़ते, वो साथ सीढ़ी लगाते हैं, लैडर लगाते हैं, लैडर के ऊपर चढ़ के फल को कटर के साथ काटते हैं और फिर जब वहाँ से कट जाता है फल तो सीढ़ी को दूसरी जगह रख लेते हैं, वहाँ से काटते हैं, फिर तीसरी जगह रख लेते हैं, वहाँ से काटते हैं। इस तरह पूरे ट्री के ऊपर वो सीढ़ी को फिर के सीढ़ी के साथ वो काटते हैं, कटर के साथ, हाथ के साथ नहीं काटते। और इसी को अपने जहन में रखना है, फिर ये पोएम आपको समझ आएगी। तो कह रहा है मेरी जो लॉन्ग लंबी है, क्योंकि ट्री के ऊपर लगाने के लिए सीढ़ी लंबी होती है, लॉन्ग लंबी एडजेक्टिव है, माई भी एडजेक्टिव है, किसके साथ लगा है, इस लैडर के लिए आए हैं। दोनों एडजेक्टिव जो हैं 2 पॉइंटेड, 2 सिरों वाली सीढ़ी, 2 सिरों वाली सीढ़ी क्या ना, ये चाह रहा है कि 2 सिरे नीचे 2 सिरे ऊपर, यानी 4 सिरों वाली सीढ़ी, लैडर विद 4 एंड्स। यहाँ उसने 2 वाली इसलिए कहा है कि 2 को वो कह रहा है कि 2 ऊपर आसमान की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हाइट पे जा रहे हैं। देखें कैसे मेरी 2 पॉइंट वाली 2 सिरों वाली जो सीढ़ी है ना, स्टिकिंग थ्रू अ ट्री, एक दरख्त के साथ जुड़ी हुई है, एक दरख्त के साथ लगी हुई है। स्टिक होता है जुड़ना, लगना, चिमटना। तो एक कह रहा मेरी सीढ़ी दरख्त के साथ लगी हुई है। क्लियर। अब देखें इस पोएम में जो इज लगाया है, लैडर इज स्टिकिंग, ये प्रेजेंट को शो करता है कि इस वक्त जो है ना सीढ़ी लगी हुई, यानी कि इस वक्त ही इज़ वर्किंग इन अ गार्डन, एक बाग में वो काम कर रहा है। लेकिन साथ साथ देखें प्रेजेंट को शो करता है। यहाँ आफ्टर लगाया एप्पल तोड़ने के बाद, तो वी विल फॉलो द टाइटल ऑफ द पोएम दैट इज़ आफ्टर। ये बाद की बात कर रहा है, तोड़ लिए हैं इसने, तोड़ के थक के लेट गया है। आगे इसकी क्लियरनेस भी आ जाएगी, आगे इसका जो है ना बात भी आपको समझ आ जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि जो मेरी सीढ़ी जो है वो दरख्त के साथ लगी हुई है। दरख्त कौन सा? एप्पल ट्री। एप्पल भी यहाँ जो है ना एक बिब्लिकल रेफरेंस है और ये भी एक यूज़ हुआ है, एज अ सिंबल यूज़ हुआ है। और उसके बाद टूवर्ड्स हेवन स्टिल, हेवन कहते हैं आसमान को, जन्नत को भी कहते हैं, यहाँ मुराद है आसमान। टूवर्ड्स हेवन, आसमान की तरफ, स्टिल लगी हुई है, जुड़ी हुई है। स्टिल होता है साकन, मोशनलेस, खड़ी है, वो अभी भी खड़ी है। तो इसका यहाँ कहा कि मेरी सीढ़ी जो है दरख्त के साथ लगी हुई है, उसके जो 2 पॉइंट उसने कहा था वही है कि आसमान की तरफ उसका मुंह है, यानी कि दरख्त के साथ लगी हुई है। क्लियर। एंड देयर इज़ बैरल दैट आई डिड नॉट फिल बिसाइड इट, बिसाइड इट पे जाके सेंटेंस ख़त्म हुआ है। उस सीढ़ी के पास नीचे एक बैरल पड़ा हुआ है
बैरल कहते हैं कंटेनर इन विच द फार्मर पुट्स द पिक्ड एप्पल, जिसमें वो तोड़े हुए सेब रखता है ना, उस बैरल को, उस ड्रम को, उस कंटेनर को, उस जो भी कंटेनर होगा वो वुड का बना हुआ है या मेटल का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ, उसको उसने बैरल कहा है। ड्रम कह रहा है उस ड्रम में अभी भी और एप्पल आ सकते हैं, ड्रम अभी भरा नहीं है, ड्रम अभी एम्प्टी है। यहाँ देखें, बैरल दैट आई डिड नॉट फिल, उस बैरल को मैं अभी तक भर नहीं सका। कौन सा बैरल कहाँ पड़ा हुआ है? बिसाइड इट, इसके पास पड़ा हुआ है। बी साइड होता है करीब, नियर पहलू में, किसके करीब? सीढ़ी के करीब, सीढ़ी के करीब पड़ा हुआ है। ऊपर से सेब तोड़ के लाता है वो, और वो नीचे आके उसमें ड्रम में डालता जाता है। क्लियर? एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिड नॉट पिक अपॉन सम बोल, कह रहा है अभी भी, ये कह रहा है कि मैंने सेब तोड़े हैं, अभी भी 2-3 सेब जो हैं वो शाखों के साथ लगे हुए हैं। बोज कहते हैं ब्रांचेस को, ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दरख्तों की शाखों के साथ, शाख के साथ अभी भी 2-3 जो है ना एप्पल वो लगे हुए हैं। 2-3 उसने मुहावरातन कहा, इसका मतलब वेरी फ्यू एप्पल्स आर देयर ऑन द ट्री, अभी दरख्त के साथ वो लगे हुए हैं। आई डिड नॉट पिक देम अप, मैं उनको अभी तोड़ा नहीं, मैंने उनको, अभी कुछ रह गया है काम मेरा, यानी कि रिमेनिंग काम के बारे में बता रहा है कि मैंने काम अब, लेकिन आगे आगे बात दूसरी आ रही है, अभी भी शाख के साथ कुछ एप्पल हैं, लेकिन वो कह रहा है बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, अब मैंने एप्पल पिकिंग का काम डन कर दिया है, अब मैंने ख़त्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। यानी कि मैंने कहा ना कि आफ्टर कर रहा है, करने के बाद की बात कर रहा है। अब एप्पल रह गए हैं ट्री के ऊपर, लेकिन आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आगे आ रहा है कि मैं टायर्ड हो गया हूँ। तो यहाँ देखें, यहाँ स्टिल और फिल जो है ना, ये राइमिंग स्कीम है, राइमिंग वर्ड है, स्टिल एंड फिल। और ट्री और थ्री जो है ये भी राइमिंग वर्ड है। आगे आ गया बो एंड नो, ये भी एक जो है ना वो राइमिंग वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अच्छा, यहाँ बात ख़त्म होगी कि मेरे अभी जो है वो लेकिन अभी मैंने काम बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? आगे उसकी रीज़न आ रही है। एक तो रात है, सर्दी है, थकन हो गई है, टायर्ड हो गया है। और अब देखें, एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट, एसेंस ऑफ लव ऑफ ऑल द रिलीजन, ये आप एक पोइम पढ़ चुके हैं। एसेंस कहते हैं किसी चीज़ का जूस, किसी चीज़ का जो है ना, जिसे कहते हैं इनर नेचर ऑफ थिंग, किसी चीज़ के अंदर की हालत, सत किसी चीज़ का, उसकी रूह, उसकी स्पिरिट, उसका जो है जिसे कहते हैं कि सोल, किसी चीज़ के अंदर की रूह। तो कहता है नाइट जो है, यहाँ देखें किस चीज़ को एसेंस का, एसेंस ऑफ विंटर ये कहा है, विंटर का एसेंस, विंटर की रूह, विंटर की जान, स्लीप नींद, इज़ है ऑन द नाइट रात, ये रात जो है सर्दियों की रात है, और इसके ऊपर जो रात सर्दियों की रात है उसका एक एसेंस छाया हुआ है। एसेंस भी कहा उसने, साथ एक और वर्ड यूज़ किया है, द सेंट ऑफ एप्पल, और एप्पल की खुशबू, एप्पल का अरोमा, एप्पल की स्मेल, उसको एप्पल की स्मेल भी आ रही है, दो अट्रैक्शन उसके लिए आ रही हैं। एप्पल भी तोड़ने का मन करता है उसका, चूँकि एप्पल की स्मेल उसको आ रही है, एप्पल की एक मखसूस स्मेल होती है, और साथ साथ जो रात ठंडी है उसका भी एक उसको स्मेल आ रही है, उसका एसेंस आ रहा है, उसका रूह उसके अंदर आ रही है। दोनों चीज़ों ने क्या किया उसको मिलकर, दोनों चीज़ों ने द सेंट, दोनों चीज़ों ने आई एम ड्रोजिंग ऑफ, दोनों चीज़ों की वजह से मैं ऊँग रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। एक तरफ फलों का स्मेल आ रही है, एक तरफ रात मुझे बुला रही है सोने के लिए। रात ने, रात की रूह, यानी रात की रूह क्या होती है? नींद ही होती है ना। रात को दिन काम करने के लिए, रात आराम करने के लिए। तो रात की जो एसेंस है, जो नींद है, यहाँ मुराद ये है, एक तरफ नींद है और एक तरफ फलों की खुशबू है, दोनों के मिक्सचर ने। लेकिन मुझे क्या हो रहा है? आई एम फीलिंग ड्रोजिंग ऑफ, मुझे नींद आ रही है, मैं आई एम डोजिंग, मैं ऊँग रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। ये मैंने फिर कहा है आपको, ये पोएम जो है, दिस पोएम हैज़ बीन रिटन आफ्टर पिकिंग द एप्पल, पिकिंग करने के बाद लिखी गई पोएम ये, और ये उसका टाइटल बता रहा है आपको। फिर वो कह रहा है, आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट, मेरी आंखों के सामने जो मंजर है ना, मैं उसको ख़त्म नहीं कर सकता। रब होता है रब, रेज करना, रबर से ख़त्म करना, रिमूव करना। आई कैन नॉट रिमूव द स्ट्रेंजनेस,
आउट ऑफ माई साइट, जो मेरी आंखों के सामने मंजर आ रहा है ना, मैं उसको गायब नहीं कर सकता। वो आंखों के सामने क्या मंजर आ रहा है, उसका क्या स्ट्रेंजनेस है, क्योंकि उसने वर्ड स्ट्रेंजनेस लगाया है। अजीबो गरीब जो मेरे सामने ख्यालात आ रहे हैं, तसव्वुरात आ रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं जो मैंने दिन को देखे हैं। ये बात दिन की कर रहा है, दिन को जो उसने देखा है वो सारे के सारे मेरे सामने आ रहे हैं। वो आगे आ भी रहा है कि स्ट्रेंजनेस किसको कहा उसने, वो कह रहा है मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं, मैं चाहते हुए भी उसको रिमूव नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रब, आई कैन नॉट वॉश आउट, आई कैन नॉट इरेज, आई कैन नॉट डिलीट, मैं उसको नहीं ख़त्म कर सकता जो मेरी सामने आंखों के सामने दिन का मंजर आ रहा है, आगे आ भी रहा है वो। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू, लुकिंग थ्रू होता है टू इंस्पेक्ट करना, मुआयना करना, देखना, किसी के अंदर से देखना। किसके अंदर से देखना? अ पेन ऑफ ग्लास, ग्लास का पेन, ग्लास की एक शीट, मैंने ग्लास की एक शीट, पेन कहते हैं ग्लास की शीट को, शीट पेपर भी हो सकता है, पेपर की शीट भी हो सकती है। एक जो पेन होता है जिस पे जो आप कोई कपड़े की शीट भी हो सकती है, एक शीशा, एक शीशे का एक परत, एक लेयर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ मुराद है कि सर्दी है, ठंडी रात है, पानी के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है ना, बर्फ़ की एक तह जम जाती है बारीक सी, जस्ट लाइक ग्लास, शीशे की तरह, उसकी बात यहाँ कर रहा है ये, कि वो जो शीशे पानी के ऊपर बर्फ़ की तह जमी हुई थी, वो उसकी बात कर रहा है। उसको उसने पेन ऑफ ग्लास कहा है, आगे उसको मेंशन भी आ रहा है। उसको उसने उठा लिया है, उठा के उसके अंदर से यूँ देख रहा है। उसने क्या देखा, उसने इर्द गिर्द जो देखा उसी की बात यहाँ करेगा। तो वो कह रहा है आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू, मैंने देखा किस में से, उस पेन ऑफ ग्लास, उस शीशे की तह में से मैंने देखा, शीशे की मैंने एक ना शीट में से देखा। मैंने क्या देखा? आई स्किम्ड द मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रॉफ, कहता है स्किम होता है मलाई जो दूध के ऊपर आ जाती है, वो भी होता है। पानी के ऊपर बर्फ़ जम जाए, बर्फ़ की एक तह फ्रीज़ हो जाए, उसको भी स्किम कहते हैं। और स्किम्ड लगा दिया उसने, एज अ वर्ब यूज़ कर दिया कि मैंने उसको उठा लिया, स्किम्ड, उसको उठा लिया मैंने। किसको उठा लिया? द लेयर ऑफ द आइस या स्नो दैट वाज ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, पानी के ऊपर जो तह थी ना बर्फ़ की, स्नो की, उसको मैंने उठा लिया और स्किम्ड कर लिया। फिर क्या किया मैंने उसको? फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ, ये कहाँ था, ये लोकेशन बताई है कि मैंने कहाँ से उठाया उसको। ये एडवर्बल फ्रेज़ होता है जहाँ लोकेशन बताई जाती है। मैंने कहाँ से उठाया? मैंने ड्रिंकिंग ट्रफ से उठाया। ड्रिंकिंग ट्रफ ऐसी जगह होती है जहाँ पानी स्टोर किया जाता है। वो थोड़ी भी हो सकती है एनिमल के पीने के लिए, वो ज़मीन के अंदर डिच भी हो सकता है, कोई वो केव भी हो सकता है छोटा सा, कोई घड़ा भी हो सकता है, कोई एक जो है वो एक छोटी सी नदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। वेयर देयर वाटर इज स्टोर्ड टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी, क्योंकि हर एनवायरनमेंट का अलग होता है। कहीं किसी जगह पे वो छप्पड़ बनाए जाते हैं, पानी के पुडल बनाए जाते हैं, पौंड बनाए जाते हैं, उसमें पानी स्टोर किया जाता है पीने के लिए। किसी जगह घर में टूटियाँ और टैंक होते हैं, किसी जगह साफ़ पानी नहीं होता, कहीं नहरों का पानी पिया जाता है, दरियाओं का पानी पिया जाता है। तो ये डिपेंड, इट वेरीज कल्चर टू कल्चर, हर कल्चर में डिफरेंट होता है। ट्राउट का मतलब यहाँ मुराद है द स्टोरेज ऑफ वाटर, जहाँ भी वो होगा। ये आप एक पोइम पढ़ेंगे आगे, स्नेक आ रही है, उस स्नेक में भी ऐसा ही था कि स्नेक जो था मेरे वाटर जो टैंक में आ गया था, वहाँ भी ये यूज़ किया उसने वाटर ट्रो। तो उसने कहा वहाँ भी स्नेक आ गया था, वो भी आगे आप पढ़ेंगे। उसका भी यही मतलब है, वेयर देयर वाटर इज स्टोर्ड, पानी जहाँ ज़ख़ीरा किया जाता है, पीने के लिए भी हो सकता है, अपने लिए भी हो सकता है, जानवरों के लिए भी हो सकता है। तो उसी की बात कर रहा है कि मेरा जो वाटर टैंक था, जो मेरा पानी था, जहाँ पानी स्टोर था, वो मैंने कहा ना डिच भी हो सकता है, केव भी हो सकता है कुछ। और उसमें कह रहा है कि वो जो था ना वो जम गई थी। क्या उसने जम गई थी? ऊपर कहा है स्किम्ड, जो उसने ऊपर से उतार दी है। ये क्या था? पेन ऑफ ग्लास। वो कह रहा था जम गई थी, मैंने उसको उठा लिया, फिर उसको मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया उठा के। ज़ाहिर है हाथों की गर्मी से, या वो एक तो वो बारीक होती है, दैट इज़ वेरी थिन, और वो थिन होने की वजह से जल्दी टूट भी जाती है। तो उसने यही कहा है कि आई मेल्टेड, मेरे हाथ में वो मेल्ट हो गई, पिघल गई वो। फिर क्या किया? एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, फिर वो नीचे गिर के टूट गई, नीचे गिर के टूट गई। लेट इट होता है मैंने गिरने दिया, गिरने दिया नहीं, वो गिर गई।
तो खुद गिर गई और टूट गई नीचे गिर के। ये उसने मॉर्निंग में देखा था। क्लियर बात होगी, क्योंकि मॉर्निंग में ही बर्फ़ जमती है। कभी आप देखें गांव गोट में जहाँ थोड़ा सा पानी खड़ा होता है उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, एक परत जम जाती है, दैट इज़ पेन। और ग्लास इसलिए कहते हैं उसमें से नज़र आता है। तो उसी में बात कर रहा है, वो कह रहा है फिर वो गिर के टूट गई। बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल। अब फिर मैंने कहा कि ये बात कर रहा है काम ख़त्म करके आ गया है, अपने बेड पे लेटा हुआ है। बेड है या उसका जहाँ भी वो सोया हुआ है, बेडरूम है या उसका सोने की प्लेस है, कोई भी जगह हो सकती, वहाँ की बात कर रहा है। कह रहा है लेकिन मेरी नींद जो थी वो मुझ पे गालिब थी। ये सारा कुछ देखा मैंने, फिर देखें बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल। लेकिन इससे पहले कि वो बर्फ़ नीचे गिर जाए, ये बर्फ़ नीचे गिरी, मैं सोने के लिए प्रीपेयर्ड था। आई वॉज प्रीपेयर टू स्लीप, मैं सोने के लिए तैयार था। आई वॉज रेडी टू स्लीप, मेरी आंखें बंद हो रही थीं। ये सारा हमें एक कहानी सुना रहा है वो। तो कह रहा है वो गिरती, फिर इससे पहले कि वो गिरे तो मेरी आंखें भी बंद हो रही थी, मैं भी सोने के लिए तैयार था। आई वॉज गोइंग टू स्लीप साउंड स्लीप, तो मैं भी सोने के लिए जा रहा था। फिर उसने कहा एंड आई कुड टेल, और वो कहता है कि मैं आपको बता सकता हूँ। क्या बता सकता हूँ? मैं आपको बता सकता था, क्या बता सकता था? वट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, कि जो मैं सोऊंगा तो मुझे कैसे ख्वाब आएंगे। वट टाइप ऑफ, मुझे किस तरह के ख्वाब आएंगे, मैं किस तरह के ख्वाब देखूंगा। देखें, सोने से पहले जो आप ख्वाब देखते हैं ना, उसी तरह के आपके ख्वाबों, जो आप पढ़ते हैं देखते हैं, आपके ख्यालों में होता है, आपके ख्वाबों में भी वो चीज़ आती है। इसी तरह आपने एस.टी. कोलरिज की एक पोइम पढ़ेंगे जो थी कुबलाई खां, तो उसकी पोइम में भी यही है कि वो सोने से पहले एक ट्रैवलर, जो मार्को पोलो का एक किस्सा पढ़ रहा था, उसकी ट्रैवलिंग का पढ़ रहा था, उसका सफ़रनामा पढ़ रहा था। तो जब वो उसको नींद आ गई तो वो सफ़रनामा जो पढ़ रहा था उसके सामने वो कुबलाई खां का जो था ना कोर्ट, उसका नक्शा आ गया। और उसी के कुबलाई खां ने उसको ऑर्डर दिया कि मेरे लिए एक महल बनाओ, आगे कहानी अलग से है। तो जो उसके ख्यालों में होता है सोते वक्त आ जाता है अमूमन। ऐसा ये कह रहा है कि फिर देखें यहाँ से बात हो रही है कि मुझे पता है मेरे ख्वाबों में क्या आएगा। क्या आएगा? जो काम कर रहा है सारा दिन, उसने सेब तोड़े, ख्वाबों में वही आएगा ना। और वही आगे बताया उसने कहा ये आएगा, मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर। ये है कि जो एप्पल है ना, एप्पल को उसने मैग्नीफाइड कहा है। बहुत ही एक सुपीरियर किस्म की उसने क्वालिटी बताया कि बहुत ही अलग किस्म के सेब हैं जो मैं तोड़ रहा हूँ। क्योंकि मैग्नीफाइड होते हैं स्प्लेंडिड, मैग्नीफाइड होते हैं माइंड ब्लोइंग, अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत बड़े सेब, जूसी सेब, उनको उसने मैग्नीफाइड कहा है। कहता है बड़े ही प्यारे सेब जो हैं वो अपीयर एंड डिसअपीयर बिफोर माई आइज़, वो मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब कि वही आया ना, ख्वाबों में भी वो आ रहे हैं, सोने से पहले भी वही आ रहे हैं। जो वो काम करता है, काम का बर्डन की वजह से या उसकी बिजनेस की वजह से उसके सामने सेब आ रहे हैं। सेब ही दिन को काटे उसने, सेब ही उसको नज़र आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, कभी डिसअपीयर हो रहे हैं। नींद में है ना, तो कभी नींद का उसको एक विस्ट, नींद की विस्ट आती है, एक गस्ट आती है, नींद का एक झोंका आता है, फिर गायब हो जाता है। फिर उसने कहा है स्टेम एंड ब्लोजम एंड। जो सेब होता है ना, उसको आप देखें, एक सिरा सेब का दरख्त के साथ जुड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेम, जिससे जुड़ा होता है। एक उसकी पिछले वाली साइड होती है सेब की, उसको उसने ब्लोजम एंड कहा है। उधर फूल होता है, फूल आहिस्ता आहिस्ता पहले फूल होता है, फिर वो फूल के बीच में से एप्पल बनना शुरू होता है, फूल एंड पे जाता 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 एंड पे जाके फिर गिर जाता है। उस साइड को उसने कहा है ब्लोजम एंड, और जिस साइड पे तना होता है ना, उस साइड को उसने कहा स्टेम एंड। और भी देखें, या वाटरमेलन देखें, वाटरमेलन जो बेल के साथ जुड़ा होता है उसको कहते हैं स्टेम एंड। तो और जो पीछे वाली साइड होती है उसको कहते हैं ब्लोजम एंड। हर के गावा है, वाटरमेलन है, मेलन है, हर फल के दो साइड ही होती हैं, एक दरख्त के साथ जुड़ी होती है, उसको उसने स्टेम कहा है। कहना ये चाह रहा है कि मुझे सेब हर तरफ से नज़र आ रहे हैं, सेब ऊपर से भी नज़र आ रहे हैं, सेब नीचे से भी नज़र आ रहे हैं, और कभी नज़र आ रहे हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी अपीयर होते हैं, कभी डिसअपीयर होते हैं। इसी चीज़ को उसने स्टेम एंड ब्लोजम एंड कहा है। क्लियर? एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसल शोइंग क्लियर। फिर सेब की बात ही हो रही है कि सेब के ऊपर, ये सेब देखें, कोई भी जो फल है ना एक ही तरह का नहीं होता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक ही रंग का, क्लियर एक रंग का नहीं होता। गावा होता है एक रंग का, थोड़ा थोड़ा गोल्डन टाइप, लेकिन इस तरह एप्पल कुछ ग्रीन होते हैं,
लेकिन दूसरे जो रेड की बात कर रहा है यहाँ, क्योंकि रेड जो है वो कंप्लीट रेड नहीं होते, वो उसमें रेड शाइनिंग होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये भी एप्पल की एक शान होती है, इसी को उसने मैग्नीफाइड भी कहा है। कह रहा है ये जो ऊपर उसके रेडिश है और कभी जो है ना ब्राउन है, कभी रेडिश है, कभी ब्राउन है, इसको उसने रसट कहा है। फ्लैक कहते हैं स्टेन, धब्बा। धब्बे से मुराद यहाँ पॉजिटिव मीनिंग है इसका, कि जो ऊपर उसके निशान होता है ना, स्टेन जो निशान होता है रेड रंग का, सेब के ऊपर रेड रेड रंग के होते हैं, उसको उसने कहा है फ्लैक। कह रहा है मुझे जो धब्बे हैं ना ऊपर रेडिश रंग के, वो क्लियर नज़र आ रहे हैं, मेरी आंखों के सामने हैं वो। फिर उसने एक और बात की है, माई इन स्टेप आर्क। अब यहाँ बात उसने पहली जो एप्पल वाली बात ख़त्म कर दी है। अब वो ये कह रहा है कि जिस सीढ़ी के मैं ऊपर खड़ा हूँ, और सीढ़ी के आगे डंडे होते हैं, उसको रिंग कहते हैं, रिंग्स, स्टेप भी कहते हैं। जिस स्टेप के ऊपर मैं खड़ा हूँ, और वो आप देखें जब उसके ऊपर पाँव रखा जाता है तो आपके पाँव की एक आर्क बन जाती है, आपके पाँव का एक डूम बन जाता है, एक कॉस बन जाती है, चूँकि उसका आपके पाँव उसको ग्रिप कर लेते हैं। इसी चीज़ को उसने जो है ना आज कहा है। यहाँ देखें फिर, एंड एवरी माई इन स्टेप आर्क, माई एंड स्टेप आर्च का मतलब होता है मेरे पाँव के नीचे जो आर्क है, मेरे पाँव के नीचे जो स्टेप है, मेरे पाँव के नीचे जो रिंग है, जो डंडा है, उसको मेरे पाँव ने ग्रिप किया हुआ है। और आगे भी कुछ और भी है, नॉट ओनली कीप द आर्च, ना सिर्फ डंडे को ग्रिप किया हुआ है, कुछ और भी किया हुआ है। मेरे पाँव जो सीढ़ी के ऊपर है, उसने सीढ़ी के स्टेप को, रिंग को कैप्चर किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। और ना सिर्फ पकड़ा हुआ है, कुछ और भी आगे आएगा, ये देखें, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लैडर राउंड। ये भी है कि देखें सीढ़ी के ऊपर खड़ा है, वो सीढ़ी के ऊपर खड़ा है तो सीढ़ी दरख्त के साथ लगी हुई है ना, किसी सॉलिड चीज़ के साथ नहीं है। दरख्त तो हिल भी सकता है, तो वो भी हिलेगी साथ। अगर किसी वॉल या दीवार के साथ हो, फिर भी जो सीढ़ी के ऊपर खड़े होने वाला होता है, ही हैज़ टू बैलेंस ऑन द लैडर, क्योंकि अगर वो अनबैलेंस हो जाएगा तो वो गिर जाएगी एक तरफ को। उसने कहा है कि मेरे पाँव ने सिर्फ सीढ़ी के स्टेप को ही नहीं पकड़ा हुआ, बल्कि क्या किया हुआ है, उसने सीढ़ी के प्रेशर को भी ना वो कंट्रोल किया हुआ है। सीढ़ी का जो प्रेशर इधर इधर जाना है, उसने एक बैलेंस रखा मेरे पाँव ने, यानी कि मैं आई हैव एन एबिलिटी टू कंट्रोल द लैडर, मैंने सीढ़ी को भी पकड़ने की सलाहियत है मेरे पाँव के अंदर। यहाँ यही बात है, माई इन यहाँ इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लैडर राउंड, जो सीढ़ी के गिर प्रेशर पड़ रहा है उसको भी इसने कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि प्रेशर उसका पड़ रहा है। सीढ़ी गिर भी सकती है, इधर उधर हवा से भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि वो दरख्त हिलेगा तो भी सीढ़ी हिलेगी, आगे बात आ भी रही है, ये देखें, आई फील द लैडर स्वे एज द बोज बेंड। वही बात आ गई ना, जब कहते हैं बोज बेंड करती हैं, बोज कहते हैं, मैंने कहा ना ब्रांचेस को, ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दरख्त की शाखों को बो कहते हैं, बेंड कहता है झुकती हैं। जब वो सेब तोड़ता होगा, काटता होगा, शाख पकड़ता होगा, बो पकड़ता होगा, तो वो थोड़ा सा सीढ़ी तो हिलती होगी ना, उसको उसने स्वे कहा है। स्वे होता है झूलना, स्विंग करना, इधर उधर हरकत करना, लेफ्ट एंड राइट हरकत को स्वे कहते हैं। स्विंग रेन, जो ऐसे रेन आए ना झूल झूल के, उसे कहते हैं स्विंग रेन। तो स्विंग तो कह रहा है सीढ़ी झूलती है, सीढ़ी झूमती है, स्विंग करती है। कब स्विंग करती है? जब बोज बेंड होती हैं, बोज शाखें, जब शाखें बेंड होती हैं तो सीढ़ी भी साथ हरकत करती है। इसी वजह से मेरे पाँव जो हैं वो दो काम कर रहे हैं। एक उसने आर्क भी बनाई हुई है, यानी कि सीढ़ी को मैंने खुद भी पकड़ा हुआ है अपने सहारे के लिए, अपनी सपोर्ट के लिए, और साथ साथ मैं सीढ़ी को कंट्रोल भी कर रहा हूँ, उसके प्रेशर को कंट्रोल कर रहा हूँ। यही बात है, वो हिल रही है। नेक्स्ट अच्छा, यहाँ अपनी बात ख़त्म कर दी उसने। अब जो एप्पल है ना, वो तोड़ के तो कहाँ डालता है? बैरल में। ऊपर बात आ गई है, बैरल में डालता है। तो बैरल में थोड़ी डालेगा, आगे बात आ रही, उसने 1 करोड़ के करीब उसने तोड़े हैं, एप्पल की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ आगे आएगी बात। तो क्या 1 करोड़ उस बैरल में आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। असल में बैरल एक छोटा स्टोर है, वो जो भर जाता है उसको जाके बड़े स्टोर में वो कल्टी कर देता है, बड़े स्टोर में वो ड्रॉप कर देता है, बड़े स्टोर में पोर उसको डाल देता है, फिर दोबारा ले आता है खाली करके, फिर भरता है, फिर ले जाता है, फिर भरता है, फिर करता है। ऐसी अब बात हो रही, जो बड़े स्टोर की बात हो रही, उसको उसने सेलर कहा है, सेलर बिन। जिस तरह डस्टबिन होता है, डस्ट फेंकने वाला बर्तन या कंटेनर बिन, इस तरह उसने आगे कहा सेलर
सेलर मोर्चे को भी कहते हैं, जिसमें फौजी बैठ के जंग लड़ते हैं, मोर्चा। और अंडरग्राउंड घर को, अंडरग्राउंड कमरे को भी कहते हैं, बेसमेंट को भी कहते हैं। यही बात आगे आ रही है, आई कीप हीयरिंग फ्रॉम द सेलर बिन। ये कह रहा है मुझे सेलर बिन से आवाज़ें आ रही हैं। सेलर बिन में आपको बता दिया है कि स्टोर हाउस, बेसमेंट कमरा, रूम जो नीचे बनाया जाता है, स्टोर आप कह लें, ठीक है, किसके लिए, फ्रूट रखने के लिए। कह रहा है मुझे सेलर बिन से आई कीप हीयरिंग, मैं सुन रहा हूँ, मुसलसल सुन रहा हूँ मैं। ये दो आवाज़ें हैं, एक लाइव सुन रहा था दिन को मैं, एक कुछ उसके दिलो दिमाग पे नक्श हो जाती हैं। फिर वो बैठा है तो उसको अभी भी आवाज़ें आ रही हैं कि जो है ना वो सेलर बिन से ना कुछ गिरने की आवाज़ें आ रही। असल में ये बड़ा स्टोर है, इस स्टोर में एप्पल डाले भी जाते हैं, फिर वहाँ से डाउन, वहाँ से लोड होके बाहर भी जाते हैं फैक्ट्रियों में। तो अब इसी की बात वो करने वाला है, कह रहा है मुझे सेलर बिन से आवाज़ें आ रही हैं, मैं सुन रहा हूँ। फिर द रम्बिंग साउंड, ये देखा ना, रम्बिंग साउंड, रम्बिंग होता है कंटिन्यूस नॉइस, मुसलसल शोर आ रहा है मुझे, मुसलसल आवाज़ आ रही मुझे। मुसलसल आवाज़ मतलब कि ये अकेला काम करने वाला नहीं है, देर आर सो मैनी अदर पीपल हु आर वर्किंग विद द गार्डन, इन द गार्डन विद द एप्पल्स। एप्पल के साथ एक आदमी नहीं जुड़ा हुआ, ये एक कहानी एक सुना रहा है, बात एक सुना रहा है, इसके साथ कुछ और लोग भी हैं, कुछ उठाने वाले हैं, ट्रक वाले होंगे, लोडर होगा, अनलोडिंग करने वाले होंगे, ले जाने वाले होंगे, लेकिन उनको भी उसने कहा है कि वो मुझे आवाज़ें आ रही हैं और वहाँ शोर की मुझे आवाज़ें आ रही, मुसलसल शोर की आवाज़ें आ रही हैं। फिर आगे आप ऑफ लोड ऑन लोड, लोड पे लोड करते जा रहे हैं। लोड और लोड के दो मतलब हैं, तय दर तय। जब एक जगह एप्पल पड़े हैं ऊपर गिराएंगे तो उनकी आवाज़ तो आएगी ना, एक तो ये मतलब है। दूसरा, जब लोड करने के लिए इधर से माल उधर उठाएंगे फिर भी थोड़ी बहुत ही आवाज़ आएगी, बिल्कुल खामोशी के साथ तो काम नहीं होगा ना। तो यही वो कह रहा है कि ऑन लोड ऑफ एप्पल कमिंग इन, एप्पल कमिंग इन, जब सेब आते जा रहे हैं, कमिंग इन, तो उनकी तय दर तय जब आते हैं ना उसकी आवाज़ आ रही है। अब बात क्लियर हो गई है। कमिंग इन होता है उसके अंदर, किसके अंदर, इन बता रहा है कि सेलर बिन के अंदर। सेलर बिन के अंदर जब सेब आते हैं, दूसरे लोग भी ला के फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं, तय दर तय आ रही है, ट्रक या रेडियाँ या बैरल जो भी कंटेनर है आ रहे हैं, ऊपर गिर रहे हैं, लोड और दर लोड ऊपर गिर रहे हैं और उसकी आवाज़ें आ रही हैं। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर आई हैव हैड टू मच। देखें हैव के साथ ज़ाहिर है थर्ड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव हैड, मैंने कर लिया है, क्या कर लिया है, टू मच काम, बहुत ज़्यादा मैंने काम कर लिया। टू मच लगा दिया उसने, तो थर्ड डिग्री यूज़ कर दिया कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। अब क्या है, ऑफ एप्पल पिकिंग, एप्पल पिकिंग का ये काम किया मैंने सेब काटने का, सेब तोड़ने का मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। आई एम ओवर टायर्ड, अब मैं ओवर टायर्ड हो गया हूँ, ओवर टायर्डनेस। नाउ ही इज़ नॉट एबल टू डू फर्दर वर्क, अब वो और काम करने के काबिल नहीं है, बिकॉज ही हैज़ ओवर टायर्ड, ही इज़ ओवर टायर्ड नाउ। अब वो ओवर टायर्ड हो गया है। अब वो कह रहा है ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर, कह रहा है मेरा फल इतना हुआ है, अल्लाह मियाँ ने मेरे बाग में इतना फल लगाया है, मैंने ख्वाहिश की थी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे बाग को सेबों से भर दे, मैं बहुत ज़्यादा सेब लेना चाहता हूँ, मेरी फसल ज़्यादा अच्छी हो, मैंने ये अल्लाह ताला से प्रे की थी कि मेरी फसल अच्छी हो। कह रहा है ये मेरी डिज़ायर के मुताबिक, आई माई सेल्फ डिज़ायर, ये मैंने खुद डिज़ायर की थी इतने ज़्यादा हार्वेस्ट के लिए, इतनी ज़्यादा जो है ना फसल की पैदावार के लिए, प्रोडक्शन के लिए। यहाँ हार्वेस्ट का मतलब है प्रोडक्शन। तो मैंने कहा था मैंने ग्रेट ख्वाहिश की थी प्रोडक्शन की, और मेरी अपनी ख्वाहिश थी जो मैंने काम किया है। फिर क्या हुआ, देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, वर लगा है, पास्ट की बात कर रहा है। फिर कहता है मैंने 1000 मैंने फ्रूट को काटा, फिर मैंने ख्वाहिश की, मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, और मेरे बाग में फिर लिखें 10,000 का मतलब है 1 करोड़। ये भी उसने एक है ना एक बात की है, इसका मतलब ये नहीं उसने गिने होंगे, ठीक है ना, ये एक जनरल सी बात की है, एक सिंबॉलिकल बात की है, इडियोमेटिकल बात की है, पता नहीं कितने हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा, बिग, लार्ज नंबर ऑफ एप्पल्स वर देयर ऑन द ट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ एप्पल्स, ये कहना चाह रहा है। वो कह रहा है 10,000 फ्रूट टू टच, मैंने 10,000 फल को मैंने टच किया, मतलब कि मैंने तोड़े हैं। तो अब यहाँ जो है 1 करोड़ बनता है, इसको देखें तो। फिर उसने कहा है
चेरिश इन हैंड, मैं हैंड में पकड़ता हूँ उनको। मैंने कहा ना ये हैंड से खींच के नहीं तोड़ते, ये कटर के साथ काटते हैं। कभी भी जो प्रोफेशनल बंदा है, प्रोफेशनल पिकर है, कभी भी हाथ के साथ फल नहीं तोड़ेगा। खा वो गावा हो, खा वो जो है वो ऑरेंज हो, संतरा माल्टा हो या एप्पल हो, वो कटर के साथ काटते हैं, उसको फिर बड़ी एहतियात के साथ पकड़ते हैं। उसकी वजह आगे बताएगा। चेरिश लगाने का मतलब ये है कि मैं बड़े एहतियात से, वेरी केयरफुली, I catch the apple very carefully so that they may not fall in on the earth, कि वो ज़मीन पर ना गिर जाएं। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है चेरिश इन हैंड, मैं हैंड में बड़े एहतियात से पकड़ता हूँ, सॉफ्टली पकड़ता हूँ, केयरफुली पकड़ता हूँ। फिर लिफ्ट डाउन, फिर नीचे ले जाता हूँ उठा के उनको। एंड नॉट लेट फॉल, उनको गिरने नहीं देता मैं। फॉर ऑल यानी कि कह रहा है इसका मतलब इसके बावजूद उनको तोड़ता हूँ, हाथ में पकड़ता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, इसके बावजूद उसको गिरने नहीं देता मैं। इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, उसको गिरने नहीं देता। उसकी वजह बताइए क्यों नहीं गिरने देता। देखें, दैट स्ट्रक द अर्थ, जो ज़मीन पे गिर गया। स्ट्रक होता है टकराना, टक्कर हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, टकरा जाना किसी चीज़ के साथ, हिट कर जाना। कह रहा है जो हिट कर जाएगा ना ज़मीन के साथ, जो सेब मेरे हाथ से छूट के ज़मीन पे गिर गया, तो उसका क्या होगा फिर। वो कह रहा है नो मैटर इफ़ नॉट ब्रूज्ड और स्पिक्ड विद स्टबल। तो कह रहा है कि कोई मसला नहीं, अगर जो वो ज़मीन पे गिर गया ना, तो वो कह रहा है इसलिए होगा क्या, सो दैट, मैं कह रहा है इसलिए एहतियात से पकड़ता हूँ ताकि, नो मैटर का मतलब होता है सो दैट, इफ़ नॉट ब्रुश, ताकि वो ज़ख्मी ना हो जाए। ज़मीन पे गिरने में नहीं देता, क्योंकि वो ब्रूज होता है ज़ख्मी होना, उसके ऊपर कोई ना इंजर्ड हो जाना, उसके ऊपर कोई निशान लग जाना। ज़मीन पे गिरेगा, ज़ाहिर है ज़मीन नीचे कुछ पड़ा होगा, उसने आगे बता भी दिया है। ज़मीन पे गिरेगा तो वो ज़ख्मी हो जाएगा, तो क्या होगा, ज़ख्मी होगा तो जब वो दूसरे एप्पल के साथ रखा जाएगा, उसका पानी, उसका जूस जो है वो दूसरों को भी ख़राब करेगा। यही बात है, कहता है वो ज़ख्मी हो जाएगा या फिर स्पिक्ड, उसमें चुभ जाएगा। स्पिक होती है नीडल्ड टाइप कोई चीज़, जो उसमें चुभ जाए, वो कुछ भी हो सकता है। उसने आगे बता भी दिया है। जब हम काटते हैं ना, कोई गंदम काटते हैं या हम कोई और फसल काटते हैं, तो ज़ाहिर है उसको हम जड़ से तो नहीं काटते, उसको ऊपर से काटते हैं। ऊपर जो थोड़े थोड़े बचे होते हैं उसने कहा स्टबल, उसको तने कहते हैं, उसको स्टेम कह लें आप, कटे हुए स्टेम, तने जो छोटे छोटे बचे होते हैं ना, उसकी जड़ें कह लें आप, जो ज़मीन से ऊपर होती हैं। कह रहा है वो उनको उसने स्पिक्ड कहा है। स्पिक्ड कह रहा है वो स्पिक्ड, उन तनों में जो तनों के स्पिक्ड हैं वो उसमें चुभ जाएंगे और वो ज़ख्मी हो जाएगा, ज़मीन पे गिरेगा, और जो कटाई के बाद जो रिमेनिंग है और वो ज़ख्मी हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, उस पर खरोश आ जाएगी और इंजर्ड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, वेंट श्योरली, फिर कहते हैं पक्का वो जाएगा, श्योरली पक्का जाएगा। कहाँ जाएगा, टू द साइडर एप्पल हीप, ये जहाँ जाएगा वो, फिर वो एप्पल में नहीं रखा जाएगा, उसको एप्पल से हटा लिया जाएगा। जो गिर गया वो जाएगा, कि वो कहाँ जाएगा, इस हीप में जाएगा। हीप कहते हैं ढेर, हीप कहते हैं एक हिल कह लें, हीप ढेर को कहते हैं जहाँ ऐसा, अच्छा जो सेब ख़राब हो जाते हैं या गिर के ज़ख्मी हो जाते हैं ना, उनको अलग रखा जाता है, उसको उसने हीप कहा है। और वो कहाँ जाएंगे, वो साइडर एप्पल जाएंगे। साइडर कहते हैं जो शराब बनाने में यूज़ होते हैं, और अल्कोहलिक जो है ना मैटर के लिए यूज़ होते हैं, उसमें शराब बनती है, कुछ और उसके जूस निकलते हैं या उनको पका के बनाया जाता है, उन सारों का नाम है, उन सारों से जो चीज़ें बनती है ना, उस ढेर में वो जाएगा, उसका नाम है साइडर एप्पल हीप। शराब बनाने वाले ढेर में वो सेब जाएगा। कौन सा सेब, जो गिर के ज़ख्मी हो गया। और फिर वो उसकी वैल्यू वो तो नहीं होगी ना जो रियल सेब की है, रियल सेब ज़्यादा कीमत में बिकेगा, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। यही बात उसने की है, एज ऑफ नो वर्थ, उसकी फिर वर्थ नहीं रहेगी, अपनी वर्थ खो देगा। इट लूजेज इट्स वर्थ, इसकी वर्थ, इसकी कीमत जो है ना डी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, वन, यहाँ बात ख़त्म हो गई है। अब दूसरा आ गया है, ये मैंने फिर आप देखें ज़हन में, ये रात को सोया हुआ है, इसके दिल में सारे ख्याल आ रहे हैं, और ये सारे ख्याल आके अच्छे बुरे दोनों आ रहे हैं। उसने लफ्ज़ यूज़ किया था स्ट्रेंजनेस, क्योंकि सारे आ रहे हैं,
उसको ये सोने के लिए ट्रबल पैदा कर रहे हैं, उसके सोने के लिए ख्यालात आ रहे हैं। आप भी देखें जब रात को सोते हैं अच्छे बुरे ख्यालात, कुछ ख्यालात आपकी नींद में ट्रबल डालते हैं, मसला खड़ा करते हैं, कुछ आपको आपके लिए जो है ना प्लेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ भी ऐसा ही है, उसने कहा है वन कैन सी वट विल ट्रबल, कहता हर कोई देख सकता है कितनी ट्रबल पैदा करते हैं ये। क्या आगे आ गया, दिस स्लीप ऑफ माइंड, मेरी नींद, आपने देखा मेरी नींद मेरे लिए कितने मसले खड़े कर रही है। कह रहे आप जज कर सकते हैं मेरी नींद, ये सारा कुछ सोच रहा है सोने से पहले, आप देखो मेरी नींद मेरे लिए कितने ट्रबल पैदा करती है। फिर उसने कहा है वट एवर स्लीप इट इज़, ये नींद कोई भी है। यहाँ जाके बात कुछ थोड़ा सा ना टर्न ले लिया उसने, ये नींद कोई भी है, दो नींदें होती हैं। एक नींद जो होती है आप सोते हैं सुबह उठ जाते हैं, एक नींद होती है जो आप उठते नहीं हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेथ। उसने कहा है वट एवर स्लीप इट इज़, ये नींद कोई भी है। आगे उसकी डिटेल आ गई है, वेयर ही नॉट गॉन। अब इसके साथ अगला लिंक है, द वुड चक कुड से वेदर इट इज़ लाइक हिज, ये बात है असल में। वुड चक कहते हैं चिपमंक को, स्कर्ल को भी कहते हैं, ग्लैरी को भी कहते हैं। देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ ग्लैरी, स्कर्ल्स, चिपमंक्स और वुड चक्स। ग्लैरियाँ कुछ तो ट्री पे रहती हैं, कुछ ज़मीन में होल बना के रहती हैं, लेकिन वो अपनी फूड लेने के लिए ऊपर जाती हैं दरख्तों के, फिर नीचे आके सो जाती हैं। तो एक उनका पीरियड होता है हाइबरनेशन का। हाइबरनेशन, एक मेढक भी ऐसे होते हैं, स्नेक भी ऐसे होते हैं, स्कर्ल भी ऐसे होती हैं, लिजर्ड भी ऐसे होती हैं जो सर्दियों में सो जाती हैं और पूरा सीज़न सोती हैं, गर्मियों में फिर उठ के अपनी खुराक शुरू करती हैं, खाती हैं, बाहर निकलती हैं। यहाँ इसी चुप में इसी वुड चक की बात हो रही है, इसी ग्लहरी की बात हो रही है। कह रहा है कि उस ग्लैरी कुड से वेदर इट इज़ लाइक हिज लॉन्ग स्लीप। कह रहा है क्या ये नींद जो है ना, ये मेरी ग्लहरी की तरह लंबी नींद होगी, लॉन्ग स्लीप होगी। मेरी जो वुड चक है उसकी तरह मेरी नींद जो है वो लंबी होगी, या आगे कुछ और है, एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन। जैसा कि मैंने बताया था जब मुझे नींद आ रही थी ना, कमिंग ऑन, तो मैंने बताया था कि मुझे नींद आ रही है, बहुत तेज़ आ रही है। लेकिन कह रहा है क्या ये लंबी नींद होगी जो मुझे आ रही है, या जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, या सिर्फ इंसानी नींद होगी। ह्यूमन स्लीप इंसानी नींद, इंसानी नींद इज़ फॉर द टाइम बीइंग, आर्जी होती है 2-4 घंटे 10 घंटे के लिए आप सो लेंगे, उसको उसने ह्यूमन स्लीप कहा है। और जो लॉन्ग स्लीप है उसको उसने कहा है वुड चक की नींद को। क्या मेरी नींद जो है ये आर्जी होगी, या जो है ना जिसे कहते हैं वुड चक जैसी होगी, या स्कर्ल जैसी होगी, या लिजर्ड जैसी होगी, कोई आप इसको कहें। लेकिन यहाँ मुराद है ग्लहरी दैट लिव्स इन द होल इन द अर्थ, जो ज़मीन में होल बना के रहती है, और उसी की बात कर रहा है। वो हाइबरनेशन में होती है, लॉन्ग अरसा तक सोती है। यहाँ लॉन्ग अरसा से मुराद उसने डेथ को लिया है। क्या मेरी नींद फॉर एवर होगी, या मेरी नींद जो है वो इंसानी होगी, मैं जल्दी उठ जाऊँगा। क्लियर। अब इसके जो है कुछ थीम है, इसका थीम में इसमें यह है, द पोएट डिस्क्राइब्स अ बिजी डे ऑफ पीजेंट्स लाइफ। किसान की जो ज़िंदगी का मसरूफ़ तरीन दिन है ना, उसको पोइट ने डिस्क्राइब किया है, उसको पोइट ने बताया है। और फिर कहा है दैट हाउ डिड ही स्पेंड हिज लाइफ फ्रॉम डॉन टू डस्क। एक किसान जो है वो सुबह से लेके शाम तक, अच्छा डॉन टू डस्क के दो मतलब हैं, पैदा होने से लेके मरने तक भी है और सुबह से लेके शाम तक भी है। क्योंकि मीनिंग डुअल मीनिंग पोइम है, और इसमें जो ज़्यादा एंड पे उसने क्लियर कर दिया है कि वो उसने रिज़ल्ट नहीं निकाला, रिज़ल्ट उसने आप लोगों पे छोड़ दिया है। उसने कहा मुझे पता नहीं कौन सी नींद मुझे बुला रही है, पता नहीं ये ह्यूमन स्लीप बना रही, ह्यूमन स्लीप को कहा उसने, या पता नहीं उसने मुझे वुड चक की जो स्लीप है वो उसने कहा मुझे बुला रही है। ये रिज़ल्ट आप पे छोड़ दिया है, लेकिन काम से थक गया। तो हम भी जुमानी ही बात करेंगे कि वो फ्रॉम डाउन टू डस्क का मतलब है सुबह से शाम तक, और पैदा होने से लेके मरने तक, दोनों मतलब यहाँ निकल सकते हैं। कह रहा है उसका जो काम करता है ना, वो काम से टायर्ड हो गया है। फिर ही इज़ मच टायर्ड आफ्टर लॉन्ग डेज वर्क, दिन के लंबे काम के बाद वो बहुत थक गया है। नाउ ही इज़ ड्रोजिंग ऑफ एंड थिंकिंग अबाउट हिज डेज परफॉर्मेंस। अब वो उसको नींद आ रही है। ही इज़ डोजिंग नाउ, ही इज़ अबाउट टू स्लीप। डोजिंग वेकनिंग एंड स्लीपिंग के इन बिटवीन,
इन बिटवीन वेकनिंग एंड स्लीपिंग, जागते और सोने के दरमियान का जो टाइम है दैट इज़ कॉल्ड ड्रोजिंग ऑफ या डोजिंग ऑफ। उसमें कह रहा है कि मैं जो हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस का जायज़ा ले रहा हूँ। तो उस यही कहा है कि आई एम गोइंग टू एनालाइज माई परफॉर्मेंस इन द डे इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में क्या खोया, मैंने क्या पाया, मैं उसका जायज़ा ले रहा हूँ। जिसे कह रहा है कि मैं अपना खुद जो है ना खुद अपना एहतसाब कर रहा हूँ मैं अपना। तो ही इज़ नॉट सेटिस्फाई ऑफ हिज परफॉर्मेंस, ये बात भी है साथ कि ही इज़ नॉट सेटिस्फाई विद हिज परफॉर्मेंस। कह रहा है मैंने अपना जायज़ा लिया है, मैंने अपना खुद जो है ना एहतसाब किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं हूँ। पर देर आर टू टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक उसके काम है, उसने बता दिया है कि मेरा ड्रम अभी भरने वाला है और 2-3 एप्पल अभी रहते हैं तोड़ने वाले, एक तो ये काम है। दूसरा परफॉर्मेंस है कि व्हेन वी विल बी हेल्ड आंसरेबल बिफोर आवर गॉड, वो तो व्हाट डीड दैट यू हैव मेड इन द वर्ल्ड, दुनिया में आपने क्या काम किए हैं, अल्लाह के सामने जाना है तो क्या आपने परफेक्ट हो, आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, दोनों तरह वो सोच सकता है। लेकिन यहाँ जो है ना उसने ऊपर बता दिया है कि सेब मेरे तोड़ने वाले रहते हैं और साथ साथ मेरे जो है ना और काम भी हैं जो मैंने अभी करने थे। तो यही बात यहाँ लिखी है मैंने, मोस्ट ऑफ हिज डिज़ायर्स आर अनफुलफिल्ड, उसकी बहुत सी ख्वाहिशात जो है ना वो अनफुलफिल्ड रह गई हैं, वो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि इंसान जो है उसकी ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं हो सकती, आखिरी दिन तक मरने से पहले तक उसकी ख्वाहिशात होती हैं और वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो अब बट ही इज़ नॉट एबल टू डू मोर, लेकिन मोर वर्क, लेकिन अब वो और काम करने के काबिल नहीं है, बिकॉज ऑफ ओवर टायर्डनेस, चूँकि ओवर टायर्डनेस की वजह से। ही इज़ गोइंग टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे अरसे के लिए सोने जा रहा है या शॉर्ट टाइम, या वो शॉर्ट टाइम के लिए सोने जा रहा है। इट इज़ नॉट क्लियर अबाउट द रिज़ल्ट, अबाउट द मोरल लेसन कि वो मरने वाला है, लेकिन ये पोएम से हमें, पोएम के सीक्वेंस से हमें अंदाज़ा होता है कि ही इज़ एन ओल्ड मैन एंड ही इज़ गोइंग टू डाई सूनर, वो जल्दी मरने वाला है। एंड थिंकिंग अबाउट हिज परफॉर्मेंस फ्रॉम डस्क टू डान, फ्रॉम डान टू डस्क, वो सोच रहा है, अपने ख्यालात में सारा जायज़ा ले रहा है वो। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।